दोस्तों नमस्कार। और 15 अक्टूबर का दिन हम करने जा रहे हैं शुरू आज की बात आपके साथ। प्रिय साथियों, आज हम आपसे बहुत से विषयों पर बातचीत करेंगे और धीरे धीरे आपको मालूम है हमारा एक कार्यक्रम शुरू होता है और इसमें आप लोग जुड़ते हैं और सदा की तरह आज भी कुछ चुनिंदा विषयों पे बातचीत रहेगी। और दोस्तों, आज सबसे पहले तो देश के राष्ट्रपति रहे एपीजे अब्दुल कलाम, उनकी जयंती है और उनकी जयंती पे हम उन्हें याद करते हैं और उनको याद करने के साथ साथ उनके जीवन से हम कुछ पहलू भी लेना चाहेंगे जो हम सब के लिए लाभप्रद रहेंगे। और आपको मालूम है कि देश के राष्ट्रपति रहते अब्दुल कलाम ने देश के युवाओं और छात्रों से जो संवाद स्थापित किया था वो एक जबरदस्त संवाद था। शायद ही कोई राष्ट्रपति आज तक इस किस्म से आया था कि जिसने आम आदमी से अपना संवाद स्थापित किया। उनको दोस्तों मिसाइल मैन कहते थे और वे देश के राष्ट्रपति भी बने। रामेश्वरम से राष्ट्रपति भवन, ये वही रामेश्वरम है जहां राम जी ने पूजा भी की थी लंका पर आक्रमण करने से पहले। दोस्तों, अगर आज के युवाओं और छात्रों को कोई रोल मॉडल या हीरो लगता है या लगना चाहिए तो निसंकोच मैं एपीजे अब्दुल कलाम साहब को चाहूंगा कि आज की जो पीढ़ी है वो उनका अपना आदर्श बनाए। उनको मिसाइल मैन इसलिए कहते थे कि उन्होंने अग्नि, आकाश, पृथ्वी जैसी मिसाइलों के निर्माण में अति महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे डीआरडीओ यानी जिसको आप डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, डीआरडीओ, वहां पे वे कार्यरत थे और देश के यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइंटिफिक एडवाइजर भी थे। और पोखरण 2 यानी पोखरण द्वितीय जो हमारा न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट था वो एपीजे अब्दुल कलाम की रहनुमाई में संपन्न हुआ था। और सबसे पहले वो एक फाइटर पायलट बनना चाहते थे, वो नहीं बने, तो फाइटर पायलट के बाद एपीजे कलाम साइंटिस्ट बन गए। और दोस्तों, बड़े मजे की बात, उनकी एक बड़ी सुंदर पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर। उस किताब में उन्होंने अपने संस्मरण लिखे हैं विंग्स ऑफ फायर में। कलाम साहब ने कहा कि जिंदगी में डेस्टिनी बहुत मैटर करती है, यानी भाग्य, हाथ की रेखाएं, मस्तक की रेखाएं, या जो ईश्वर ने आपके लिए चाहा है। बचपन में कलाम दोस्तों अखबारें बांटते थे, फिर पढ़ते गए। चेन्नई में उनका एडमिशन हुआ और वो विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने जबरदस्त अचीवमेंट हासिल की, साइंस। और
जब दोस्तों वो पायलट बनना चाहते थे तो उन्होंने एयरफोर्स का जो टेस्ट होता है पायलट फाइटर का, वो दिया, उसमें उत्तीर्ण हुए और क्लीमेंट टाउन देहरादून में उनका पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट होना था। अब दोस्तों मजे की बात यह कि उन्होंने टेस्ट दिया, 7 पायलट को सिलेक्ट करना था और एपीजे अब्दुल कलाम 8वीं पायदान पर थे, 8वीं पायदान पे। और जो वहां पे लोग थे यानी विभागीय अधिकारी कर्मचारी थे, उन्होंने कहा कि भाई हमको 7 पायलट लेने हैं, अगर बीच में कोई पायलट ज्वाइन नहीं करता है तो हम आपको सेलेक्ट कर देंगे। कलाम साहब इस इंतजार में थे कि कोई पायलट छोड़े और उनका नंबर आए, लेकिन 7 के 7 जो पायलट सेलेक्ट किए थे सबने ज्वाइन किया और एपीजे कलाम साहब पायलट बनने से रह गए। और मजे की बात, देहरादून से उनको दिल्ली आना था क्योंकि तीसरे दिन उनका साइंटिफिक ऑफिसर यानी वैज्ञानिक के लिए इंटरव्यू था दिल्ली में, ग्रुप डी, साइंटिस्ट डी के लिए। और वो दिल्ली आए, उन्होंने वैज्ञानिक का इंटरव्यू दिया और दोस्तों इंटरव्यू बोर्ड में ही उनको बता दिया गया कि हम आपको सिलेक्ट करते हैं। और जब सिलेक्ट करते हैं तो उनकी ज्वाइनिंग हुई कानपुर। और चौथे दिन यानी देहरादून में पायलट टेस्ट के बाद 4th डे कलाम साहब कहां थे? कानपुर की गलियों में अपना छोटा सा ब्रीफ केस लेकर किराए पर मकान ढूंढने के लिए। वैज्ञानिक तो बन गए थे, साइंटिस्ट ग्रुप डी। और आज कलाम साहब ये बोलते हैं कि अगर वो पायलट बने होते तो शायद ज्यादा से ज्यादा एयर चीफ मार्शल बने होते, क्योंकि वो वैज्ञानिक बनते गए, बढ़ते गए और देश के राष्ट्रपति बने। ये सब भाग्य और डेस्टिनी का कमाल है। जब दोस्तों वैज्ञानिक बने तो बहुत सारी जगह पे उनको वैज्ञानिक के रूप में काम करने का मौका मिला और बहुत से लोगों ने उनको सराहा भी, उनकी तारीफ भी की, उनके काम को पहचाना भी। और वो बढ़ते बढ़ते इंदिरा गांधी के संपर्क में आ गए, वहां से वे राजीव गांधी जी के संपर्क में आए। दोस्तों देश के जितने भी प्रधानमंत्री थे उनको एपीजे अब्दुल कलाम का वैज्ञानिक दृष्टिकोण, उनकी सादगी, उनकी ईमानदारी ने बहुत प्रभावित किया। और हर प्रधानमंत्री जो भारत के बने उनके साथ किसी न किसी रूप में एपीजे अब्दुल कलाम जुड़े रहे और उनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर एडवाइस करते रहे। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने पोखरण 2 ब्लास्ट के लिए कलाम साहब को चुना। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए वो सब लोग पोखरण में, राजस्थान में, सब आर्मी की ड्रेस में थे और पेड़ पौधों के उन्होंने वो अपने ड्रेस के ऊपर सब लगाए थे ताकि अमेरिकी सैटेलाइट भी उनको खोज ना सके, उनकी टोह ना ले सके। और प्रिय साथियों, पोखरण ब्लास्ट हुआ, बुद्धा फिर मुस्कुराए, ये कोड वर्ड था और बहुत बड़ा श्रेय एपीजे अब्दुल कलाम को जाता है। और दोस्तों इसी बीच वाजपेयी जी के सामने प्रश्न आया कि देश का राष्ट्रपति किसको बनाया जाए। तो आपकी जानकारी के लिए उस वक्त प्रमोद महाजन थे जो
अटल बिहारी वाजपेयी जी के बहुत जबरदस्त प्रशंसक तो थे ही थे, निकट विश्वास पात्र थे। तो वाजपेयी जी ने वैसे ही बातचीत में कहा कि राष्ट्रपति किसको बनाया जाए। तो प्रमोद महाजन ने कहा कि कलाम साहब सबसे उपयुक्त नाम रहता है। वाजपेयी जी ने कहा कि वो श्रीमान इस बात को मानेंगे भी या नहीं मानेंगे। कहते आप जाइए पहले उनसे बात कीजिएगा कि हम आपको राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं, आप बनेंगे या नहीं। प्रमोद महाजन अपनी एम्बेसडर कार लेके दिल्ली में प्रधानमंत्री निवास से खेल गांव की तरफ चले गए। खेल गांव में एक 2 कमरों के 2 रूम सेट में एपीजे कलाम साहब रहते थे। जब प्रमोद महाजन जी उनके कक्ष में गए, जब पहुंचे उनसे पूछने के लिए कि आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, तो उनकी सादगी देख के वो बड़े हैरान परेशान हुए। कुछ किताबें, लुंगी और भूमि आसन पर कलाम साहब बैठे थे। तो प्रमोद महाजन जी ने कहा कि मुझे वाजपेयी जी ने भेजा है और हम आपका मंतव्य जानना चाहते हैं कि हम आपको राष्ट्रपति बनाएं, क्या आप स्वीकार है। बिना किसी लाग लपेट के एपीजे कलाम ने कहा हम बिल्कुल, कहते मुझे बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर ऐसा प्रस्ताव है तो मुझे बना दिया जाए राष्ट्रपति। यानी उन्होंने अपनी हामी भर दी और इस हाँ को लेकर प्रमोद महाजन वापस प्रधानमंत्री निवास वाजपेयी जी के पास आए कि बिल्कुल कलाम साहब मान गए हैं, आप उनके नाम की सिफारिश कर सकते हैं। और अंततः एपीजे कलाम साहब देश के राष्ट्रपति बने। किताबें तो उन्होंने बहुत लिखी है, लेकिन 2 किताबें उनकी बहुत चर्चित हैं, विंग्स ऑफ फायर और दूसरी इंडिया 2020 शीर्षक से लिखी थी। अब 2025 आ गया है। और दोस्तों, जब वे राष्ट्रपति थे तो अक्सर कॉलेजेस, स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज में एपीजे कलाम साहब का जाना होता था, आईआईटीज, आईआईएम्स में, और अक्सर वो बच्चों से इंटरेक्ट करते थे और बच्चों को 3-4 चीजें कहते थे वो कि आप सपने लेते रहिएगा, ड्रीम बिग। अगर आप सपने नहीं लेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यू मस्ट ड्रीम बिग थिंग्स इन लाइफ, पॉइंट नंबर 1। दूसरा वो कहते थे कि देयर शुड बी सम पर्पस इन लाइफ, आपके जीवन का कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए। और तीसरा कलाम साहब कहते थे एक्शन, यानी कर्म की शक्ति बहुत बड़ी है। सपने लीजिएगा और अपने जीवन का मकसद डिफाइन कीजिएगा। और तीसरा, सक्रिय रहिए, क्रियाशील रहिए, काम करते रहिए, चलते रहिए, बढ़ते रहिए। ये सब बातें एपीजे कलाम साहब ने भारत के असंख्य छात्र छात्राओं से इंटरेक्ट करते वक्त कही है। और एक उनकी बड़ी फेमस कोट है दोस्तों कि सपने वो नहीं जो हमें नींद में आते हैं या सोते वक्त जो हम देखते हैं, अपितु सपने वो हैं जो हमको सोने नहीं देते और जो हमारी नींद को चुरा ले, वही सपना है। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। हम जब सपने देखेंगे तभी हमारे अंदर जिज्ञासा, इच्छा उत्पन्न होगी, कुछ बनने की, कुछ कर गुजरने की। और एपीजे अब्दुल कलाम साहब इस बात के जीते जागते प्रमाण थे कि सपने लें तो हम जिंदगी में बुलंदियां या ऊंचाइयां हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आज उनकी जयंती है, इस जयंती पे हम उनको याद करते हैं। एंड एपीजे कलाम साहब मौलिकता एक शिक्षक थे, उच्च कोटि के शिक्षक। जैसे डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, ठीक उसी किस्म से एपीजे कलाम साहब भी
उसी किस्म की विद्वता, शैक्षणिक योग्यता रखते थे। और जब उनका जीवन राष्ट्रपति बनने के बाद भी वो पूरे भारत में कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में लेक्चर देते थे। और जब अंत समय उनका आया, जब उनको दिल का दौरा पड़ा, तो साथियों वो आईआईटी गुवाहाटी में ऑडिटोरियम में स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहे थे। उनको दिल का दौरा पड़ा। अपनी स्पीच देते देते ही कलाम साहब वहीं गिर गए और उन्होंने अपना देह त्याग किया एज अ टीचर, बोलते बोलते, समझाते समझाते। और दोस्तों, जो सादगी, ईमानदारी और स्पष्टवादिता और एक प्रेरणात्मक विचार जो एपीजे अब्दुल कलाम में था, वो हमने बहुत कम लोगों में देखा है। वेरी सिंपल, डाउन टू अर्थ, वेरी क्लियर हार्टेड, whatever he thought about, he spoke it, and honest, ईमानदार। जब मैं आपको बता रहा हूं कि प्रमोद महाजन उनसे खेलगांव में मिलने गए थे वाजपेयी जी का संदेश लेकर, तो कुछ किताबें, कुछ पैंट कमीज, एक सारंगी बजाने के लिए भूमि आसन पे थे। इससे बड़े सादगी और क्या हो सकती है। दोस्तों, हम सबको भी शिक्षा लेनी चाहिए एपीजे अब्दुल कलाम साहब के जीवन से, कि हम लोग हमेशा कुछ करते रहें, आगे बढ़ते रहें, पढ़ते रहें और सीखते रहें, और ईमानदारी, सादगी से जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहें। उससे ही हमको एक नई ऊर्जा और नई ताकत मिलती रहेगी। तो ये दोस्तों चंद बातें मैंने एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बारे में आपसे की। He was a visionary, a great scientist, and a humble human being, great president, etc. आज दोस्तों उनकी जयंती पे हम उनको नमन करते हैं, याद करते हैं। हमारा उनको शत शत नमन। साथियों, आपने धारावाहिक महाभारत तो देखा होगा। महाभारत में कर्ण के रोल में पंकज धीर हुआ करते थे। आज उनका देहांत हुआ। एक बार मुझे भी स्कैंडल पॉइंट पर, मॉल रोड पे, पंकज धीर घूमने फिरने आए थे। तो जो टाटुंग शूज कंपनी है, वहां पे वो शूज खरीदने अंदर दुकान में गए थे, और कोइंसिडेंटली मैं भी उस दुकान में शूज देखने गया था। तो पंकज धीर वहां बैठकर शूज छांटने का प्रयास कर रहे थे। वो कैंसर से पीड़ित थे, बहुत हैंडसम, स्मार्ट और बहुत अच्छे एक्टर भी थे। पंकज धीर को भी आज हम अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। महाभारत में उन्होंने दानवीर कर्ण का रोल बहुत जबरदस्त तरीके से अदा किया था। दोस्तों, आज शिमला की सड़कों पे बहुत गहमा गहमी रही। आज एक तो एचआरटीसी की जो पेंशनर्स हैं वो सड़कों पे आए, और उनके साथ और विभागों के पेंशनर्स भी सड़कों पे आए। और दूसरा, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो अधिवेशन था, उसको मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने एड्रेस किया। इन दोनों कार्यक्रमों में कर्मचारी नेताओं की भीड़ थी। ये भी एक नया टर्म है, कर्मचारी नेतागण। और दोस्तों, सुबह 10:30 बजे मुझे चौड़ा मैदान होते क्रॉस करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ बस स्टैंड तक। इतने सारे वरिष्ठ लोग जो रिटायर्ड हो चुके हैं, जिनको 3-3, 4-4 महीने से या ज्यादा भी हो सकता है पेंशन नहीं मिली, वो लोग नौकरी करने के बाद भी उनको सड़कों पे आना पड़ा। इससे बड़ी त्रासदी हम सब के लिए और क्या हो सकती है।
कि सरकार का खजाना खाली, पेंशनर्स को पेंशन देने के लाले पड़ जाएं, और उधर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की अधिवेशन में भी मुख्यमंत्री कोई ज्यादा कारगर घोषणा नहीं कर पाए। ये दोनों रैलीज दोस्तों ये बताती हैं कि कर्मचारी हिमाचल प्रदेश में, जहां 2.5-3 लाख कर्मचारी हैं, जहां की राजनीति पूरी कर्मचारियों पे निर्भर करती है, ऐसे में कर्मचारियों का सड़कों पे आना और रिटायर्ड कर्मचारी पेंशनर्स का इनकलाब जिंदाबाद करना अपने आप में एक बड़ी हैरत अंगेज घटना है और सरकार को चुनौती भी देती है। दोस्तों, अगर ये पेंशन का मुद्दा जल्द नहीं सुलझा तो मैं समझता हूं कि इसके बड़े गंभीर परिणाम आगे निकलेंगे, और सरकार की किरकिरी भी होती है जब सरकार पे नहीं कर पाती है। अपने को तो सभी जितने पॉलिटिकल अहदेदार हैं 5 दिन के लिए भी अगर निर्वाचित हो जाएं तो उनको पेंशन लग जाती है, और उनकी पेंशन तो कभी रुकती नहीं है। लेकिन आम कर्मचारी की पेंशन काट दी जाती है, रोक दी जाती है, और उसको डिले किया जाता है। मैं समझता हूं कि आज के शक्ति प्रदर्शन से प्रदेश पेंशनर्स, वो चाहे HRTC के हों या किसी और कॉरपोरेशन या डिपार्टमेंट के हों या फिर बिजली बोर्ड के हों, एक नई ताकत, एक नई ऊर्जा मिली है उनको संघर्ष करने की, अपनी मांगों के बारे में, अपना हक मांगने की। और सरकार को भी गंभीरतापूर्वक, क्योंकि सभी लोग 60+ के हैं, सरकार को गंभीरतापूर्वक इनकी मांगों पर विचार करना चाहिए, और जो इनका एक जेन्युइन ड्यू बनता है वो इनको मिलना ही चाहिए, चाहे कटौती कहीं और जगह क्यों ना करनी पड़े। हमारे दोस्त जुड़े हैं कार्यक्रम में। मानिक ठाकुर, वेरी गुड इवनिंग। मनोज जी हमारे मित्र, नमस्कार। सुरेंद्र वर्मा जी, प्रदेश चालक संघ के अध्यक्ष। दिलाराम जी रेयोग से दीवान वर्मा जी, नमस्कार। युगल जी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? राजपूत माही नेहरू जी को नमस्कार। अनीता नेगी जी, जय श्री राम। आत्माराम जी, गुड इवनिंग। अनिल नेहरू द ग्रेट, नमस्कार। दीवान वर्मा जी, धन्यवाद सुंदर शब्दों के लिए। विजय सिंह वर्मा जी, गुड इवनिंग। रंजना शर्मा जी ठाया से जुड़ी हैं। कृष्णा शर्मा जी, भाई जी, नाउ टाइम इज टू डू अ न्यू अचीवमेंट, आपको हम वहां देखना चाहते हैं। प्रयास जारी हैं और मंजिल की तरफ हम बढ़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जनता जनार्दन का आशीर्वाद और ईश्वर का आशीर्वाद मिला तो हम सबको इस बार सफलता जरूर मिलेगी। अमित शर्मा लिखते हैं कि पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ कलाम, आयरन मैन, भारत की पहचान है कलाम। उनको डॉक्टरेट बहुत सी यूनिवर्सिटीज ने उनको मानद उपाधि डॉक्टरेट की दी थी APJ कलाम, और वो अविवाहित थे। भारत में अविवाहितों की फौज बहुत लंबी है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी अविवाहित थे। माननीय योगी जी अविवाहित हैं। डॉक्टर APJ कलाम साहब अविवाहित थे, वगैरह वगैरह। बबलू जी, चेतराम, माय डियर फ्रेंड, गुड इवनिंग। जय श्री राम। अनुराधा शर्मा जी हमारी चेयरमैन साहब जुड़ी हैं टूटू BDC की, नमस्कार। दीवान वर्मा जी, बिल्कुल, क्यों नहीं, धन्यवाद। और आदरणीय शशि पंडित जी जुड़े हैं। अनुराधा शर्मा जी और शशि पंडित जी दंपति हैं, और दोनों का कार्यक्रम में आना मुझे बहुत अच्छा लगा, और आप दोनों को मेरा सादर प्रणाम और नमस्कार भी। अर्की से अशोक शर्मा जी, और करसोग थली से प्रधान है ठाकुरदास जी, राधे राधे, जय श्री राम। विश्व हिंदू परिषद के हमारे मित्र रेशम सांख्यन साहब और राघव पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल महोदया योगेश्वरी जी को नमस्कार।
राजनेगी जी सेंट्रल प्राइमरी स्कूल जाखू में कार्यरत। तिलक राज वर्मा जी बागवान हैं जबरदस्त मोगड़ा पंचायत से, और हाल ही में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मिलकर आए। उन्होंने इनको नवाजा इनाम से, क्योंकि उन्होंने प्राकृतिक खेती की क्षेत्र में जबरदस्त कार्य किया है। राजेश ठाकुर जी हमारे मित्र हैं, शिमला ग्रामीण आईटी सेल के संयोजक। अमित वर्मा दी ग्रेट, हाउ यू, काउंसलर हैं सुन्नी नगर परिषद के अमित वर्मा जी, और हमारे मित्र भी हैं, भाजपा के नेता भी हैं। राजू वर्मा जी को नमस्कार, कैसे हैं आप? और महेंद्र भारद्वाज जी जय श्री राम जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत महेंद्र जी कार्यक्रम में। आदरणीय भूपराम वर्मा जी, आपका भाषण सुना आज बहुत बढ़िया, लाजवाब, बेहतरीन। चौड़ा मैदान में जो HRTC का पेंशनर्स का जो एक आज प्रदर्शन था, विरोध प्रदर्शन, और हमें यकीन है कि सरकार इस प्रदर्शन को नजरअंदाज नहीं कर सकती और ना ही कर पाएगी। पविता जी राम राम नमस्कार। अक्षय गौतम साहब लिखते हैं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को नमन। जय श्री राम, बिल्कुल, क्यों नहीं। He was a towering personality। सत्य प्रकाश वर्मा जी को भी नमस्कार, जय श्री राम। और मनु जी लिखते हैं कि भाई आजकल स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग में जो कमियां हैं उन विषयों को कृपया बतलाएं। शिक्षा से धर्म, कर्म और मोक्ष मिलता है। स्वास्थ्य से इन सब को करने का रास्ता, इसी से जीवन का वास्ता। बिल्कुल, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये दो हमारे जीवन के मुख्य अंग, पिलर्स हैं। हेल्थ एंड एजुकेशन। गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन हेल्थ एज वेल एज एजुकेशन। लेखराम वर्मा जी नमस्कार, जय श्री राम। और हमारे मित्र BR चौहान जी लिखते हैं कि आपको सादर प्रणाम, नमस्कार। मंडी से आदरणीय पुष्पराज शर्मा जी जुड़े हैं, गुड इवनिंग। आपका बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और प्रकाश वर्मा जी को नमस्कार। हरपाल जी, रिंकू सेन जी, चुनला ठाकुर जी हमारे मित्र, केवल अम्बुशहरी साहब रामपुर से, गिरधारी वर्मा जी घैनी पंचायत के प्रधान, कुलदीप कुमार जी राधे राधे, ज्ञाना से रूपचंद ठाकुर जी। यह सब तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2002 में ही फैसला लिया था कि किसी भी कर्मचारी को पेंशन नहीं मिलेगी। बिल्कुल। परमार सिंह वर्मा जी, शर्मा जी प्रणाम, हरिओम, जय श्री राम। धर्म सिंह जी को नमस्कार। हेमंत शर्मा भी जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। आदरणीय हेमंत जी, कपूरथला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कार्यरत मैनेजर हमारे राजेंद्र सिंह वर्मा जी। राजेंद्र जी जुड़े हैं आप, बहुत अच्छा लगता है जब आप कार्यक्रम में जुड़ते हैं। थैंक्स सो मच फॉर बीइंग विद अस। अमित वर्मा को भी हमारा प्यार भरा नमस्कार। अनीता शर्मा जी गुड इवनिंग। प्रेमलता शर्मा जी को भी नमस्कार। दोस्तों, आज हमने APJ अब्दुल कलाम साहब के बारे में बात की, पंकज धीर माँ भारत में जिन्होंने कर्ण का रोल किया उनकी बात की, HRTC पेंशनर्स का शक्ति प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन, वो भी हमने उस पर चर्चा की। और जहां मुख्यमंत्री गए थे आज हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्शन बोर्ड के फंक्शन में, उसके बारे में भी हमने आपसे चर्चा की है। संजय कुमार जी को नमस्कार। और दोस्तों, वक्त हो चला है हमारे कार्यक्रम का, हम आपसे इजाजत चाहेंगे। आप लोग दोस्तों, जैसा APJ अब्दुल कलाम साहब ने कहा, ड्रीम बिग, बड़े बड़े सपने देखिएगा। डिफाइन द पर्पस ऑफ योर लाइफ, अपने जीवन का मकसद, गोल, उद्देश्य निर्धारित कीजिएगा। छोटा ही हो या बड़ा, डजंट मैटर, देयर हैज टू बी सम पर्पस इन योर लाइफ, ऑफ योर लाइफ। और जब पर्पस डिफाइन हो गया तो फिर एक्शन, उसके ऊपर कार्य कीजिए। यानी सपने लीजिएगा, मकसद डिफाइन कीजिएगा, और फिर पूरी शक्ति के साथ, ताकत के साथ अपने सपनों को पूरा करने में
लग जाइएगा। संजय कुमार जी भी जुड़े हैं, प्रेमलता शर्मा जी, दोनों को नमस्कार। साथियों, मुझे इजाजत दीजिएगा इन्हीं शब्दों के साथ। आज की बात आपके साथ यहीं समाप्त। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।